फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो अपनी किताब क्रिटियास में एक ताकतवर आइलैंड का जिक्र करते हैं। इस बड़े आइलैंड का नाम एटलांटिस है और यहाँ के लोग आज से तकरीबन 11,000 साल पहले इस दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी। इनके पास एक पावरफुल नेवी थी और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इनके कंट्रोल में था। टेक्नोलॉजी में और रहन सहन में ये लोग बाकी दुनिया से काफी आगे थे, लेकिन फिर ये लोग ताकत के नशे में बागी हो गए और खुदा को मानने से इनकार कर दिया। तब सजा के तौर पर इन पर एक बड़ा अजाब आया और ये अजाब एक खौफनाक तूफान की शक्ल में था, जिसकी वजह से पूरे का पूरा एटलांटिस सिटी हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब गया और ये कौम मुकम्मल तौर पर दुनिया से खत्म हो गई। 1986 जापान में यूनागुनी आइलैंड के करीब समुद्र में एक मिस्टीरियस एंशिएंट एम्पायर डिस्कवर किया गया। अगर बात की जाए यूनागुनी आइलैंड की तो जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आइलैंड 20 मिलियन ईयर्स पुराना है। यहाँ की आबादी कुछ ज्यादा नहीं है। इस छोटे से आइलैंड पर सिर्फ 1700 के करीब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद स्कूबा डाइवर्स की है। यूनागुनी आइलैंड पर हैमरहेड शार्क्स मौजूद हैं, जो दुनिया से खत्म होने के करीब है। पूरी दुनिया में 200 में से 100 हैमरहेड शार्क्स यूनागुनी के समंदर में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है। 1986 में डेबोरा डिक्सन स्मिथ ने यूनागुनी के समंदर में एक बड़े किले की तरह एक स्ट्रक्चर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये शहर हजारों साल पहले इंसानों ने बनाया था, लेकिन पानी का लेवल ऊपर आने के बाद ये सिटी पानी में डूब गया था। ये एक बड़ा कंपाउंड था जो 100 मीटर पर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे पिरामिड शेप में बनाया गया हो। जापानीज ये मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन उनके आबा व अजदाद की है, जिन्हें ये लोग अपनी जुबान में यामाताई कहते हैं। यामाताई सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये एक ताकतवर कौम थी जो आज से हजारों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी है। ये सब कैसे हुआ इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि यामाताई पर रूल करने वाली एक औरत थी और ये सिविलाइजेशन अपने दौर की एक ताकतवर कौम थी। इस हैरत अंगेज दरियाफ्त के बाद पूरी दुनिया से कई साइंटिस्ट और स्कूबा डाइवर्स ने यूनागुनी आइलैंड का रुख किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस पुरस्कार ढांचे की आखिर क्या हकीकत है। हजारों साल पुराने इन खंडरात से पर्दा उठाने वालों में से एक नाम प्रोफेसर किमुरा का भी है। प्रोफेसर किमुरा ने जापान के पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें इन्होंने बताया कि ये सिविलाइजेशन आज से तकरीबन 10,000 साल पहले दुनिया पर आबाद थी, यानी गीजा पिरामिड से भी 5,500 साल पहले। लेकिन कुछ लोग प्रोफेसर किमुरा से इत्तेफाक नहीं करते। अगस्टस ली प्लोयोन के मुताबिक पैसिफिक ओशन में समंदर के नीचे एक कॉन्टिनेंट डूबा हुआ है, जिसे म्यू कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कुछ जियोलॉजिस्ट्स के ख्याल में यूनागुनी में मिलने वाला ये किला म्यू कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है और इसका बाकी हिस्सा समंदर में ही कहीं मौजूद है। अगस्तस के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट एंशिएंट ग्रीस और इजिप्ट से भी काफी पुराना है। इस कॉन्टिनेंट को म्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि म्यू का मतलब है ऐसी जमीन जो तूफान आने के बाद समंदर में डूब चुकी है। यूनागुनी अंडर वाटर सिटी के बारे में मजीद जानने के लिए साइंसदानों ने सोनार की मदद से समंदर का 3D मैप तैयार किया। आमतौर पर सोनार का इस्तेमाल समंदर के बॉटम में जमीन का नक्शा बनाने और खतरात से निपटने के लिए किया जाता है। इस 3D मैप से प्रोफेसर किमुरा ने इस एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की और डाइवर्स मजीद सबूत तलाश करने के लिए फिर से समंदर की तह तक पहुंचे। काम के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे प्रोफेसर को यकीन हो गया कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हजारों साल पहले इंसान रहते थे। गोताखोर जब खोज करने समंदर की तह तक पहुंचे तो इन्होंने कुछ पत्थरों पर निशानात देखे जो गौर करने पर मकड़ी की तरह लग रहे थे। इस किस्म के निशानात मुख्तलिफ जगहों पर देखे गए, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इन खंडरात की बनावट ट्रायंगल की तरह थी, वैसे ही जैसे 4,500 साल पहले इजिप्शियन पिरामिड्स बनाए गए थे। एक जगह पर साइंटिस्ट्स ने सीढ़ियां देखी जो पत्थरों को काट कर बनाई गई थी। इन सीढ़ियों का साइज काफी बड़ा था और ये अब तक बिल्कुल सही हालत में थी। रिसर्च से पता चला कि इस दौर में भी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जाते थे, यानी ये सिविलाइजेशन ऊंची बिल्डिंग्स या किले बनाने में महारत रखती थी। रिसर्चर्स ने एक पिरामिड की तरह खंडर देखा जिसका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना था। इसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन यहाँ पर इंसानों के आबाद होने के असरात दिखाई दे रहे थे।
ڈائیورز نے قلعے کے درمیان میں ایک ٹنل دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قلعے میں جانے کے لیے یہ مین راستہ ہو۔ ڈائیورز اس ٹنل میں آسانی سے ایک سائڈ سے اندر داخل ہوئے۔ آگے جا کے اس ٹنل کے مختلف راستے دکھائی دینے لگے۔ قلعے کے اندر ریسرچرز نے کچھ ایسے پتھر دیکھے جن کی شکل کچھووں سے ملتی تھی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جاپانیز اینشنٹ سیولائزیشن میں ان ٹرٹلز کو خاص اہمیت حاصل تھی، اس لیے یہ لوگ انہیں سجا کر رکھتے تھے۔ اس بات کا ذکر جاپان کی تاریخی کتابوں، قصے کہانیوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سمندر سے ملنے والے کچھووں کا ڈیزائن تھوڑا عجیب تھا، کیونکہ ان کا ایک نہیں بلکہ دو سر بنائے گئے تھے۔ قدیم جاپانی لوگ ڈریگن کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ڈریگن دیوتا کی حفاظت کے لیے کچھووں کی ایک طاقتور فورس موجود ہے جو ہر وقت دیوتا کے محل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پروفیسر کیمورا کے مطابق سمندر کے نیچے یہ قلعہ نما ڈھانچہ بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ریسرچرز نے قلعے کے اندر ایک ٹرائی اینگل جیسی جگہ دیکھی جسے ایک بڑے پتھر کو کاٹ کر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پانی جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ ریسرچرز اس وقت حیران ہوئے جب قریب جانے پر انہیں گرمی محسوس ہونے لگی۔ جب وہ لوگ وہاں سے دور چلے جاتے تو انہیں دوبارہ سے نارمل لگنے لگتا۔ پروفیسر کیمورا کے خیال میں ان مسٹیریس کھنڈرات کی چھت، وہاں کا ماحول اور کچھووں جیسی شکل کے پتھر ملنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسے اس دور میں ایک قلعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ بات ثابت کرنے کے لیے پروفیسر کیمورا مزید ایویڈنس تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ریسرچ کے دوران ڈائیورز کو کچھ ایسے پتھر ملے جن کی شیپ سے ایسے لگتا تھا جیسے یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں۔ یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ ان پتھروں کو آخر کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا، لیکن ان کی ایک جیسی بناوٹ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ان پتھروں میں رسی ڈالی جاتی تھی اور پھر انہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ پروفیسر کیمورا کو اب کوئی شک نہیں تھا کہ یہاں پر ہزاروں سال پہلے انسان رہتے تھے، لیکن اب بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر کون تھے یہ لوگ، اور کیا اٹلانٹس سٹی اور یاماتائی سیولائزیشن ایک ہی ہیں یا پھر الگ؟ اس سوال کا جواب تو شاید کسی کے پاس بھی نہیں، لیکن چائنیز اور جاپانیز کتابوں میں اس سیولائزیشن کے بارے میں اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ یاماتائی سمندر کے قریب ایک طاقتور سلطنت تھی جہاں پر ایک عورت کی حکمرانی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہیمیکو تھا۔ یاماتائی کے پاس کچھ چھوٹے ملک بھی تھے، لیکن ان سب میں یاماتائی زیادہ طاقتور قوم تھی۔ یہ سیولائزیشن یہاں پر 8000 سال تک موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت اور یہاں کے لوگ اس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔